हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। ये एसएससी सीजीएल 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। ओके। भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 में भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी की मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? तो इसका संरचनात्मक फोकस जो थी वो इस स्थापना पश्चात निवेशक विश्वास सुनिश्चित करता है। ये इसके पे मुख्य फोकस किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 30 से कम करना। जनसंख्या लुभान सुनिश्चित करने हेतु प्रजनन दर बढ़ाना। नहीं। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना। लड़कियों के लिए विलंबित विवाह को बढ़ावा देना। ये सही है। तो 1, 3, 4 होगा। इसमें देखिए 1, 3, 4 ऑप्शन सी होगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों और अपकथनों को कारण के रूप में पढ़िए। वन नेशन वन राशन कार्ड खाद्यान्न एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। आधार सक्षम बायोमेट्रिक तो हाँ सही है, क्योंकि अब इसमें देखने कारण सही है कि वन नेशन वन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये आधार सक्षम प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे सही उद्योग क्या? लाभ साझा करने वाले श्रमिक और आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। इसका ये आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर क्या है? जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से घटती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। देखो ये तो सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। तो ये भी सही है, बट इसमें ये सही इसका रीज़न सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं। ऑप्शन सी है, क्योंकि जो आर है स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है, नहीं बदलता है। तो ऑप्शन ओनली ये आर सही है, ए सही है, आर गलत है। ओके, एक मिनट, ये वाला। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना में किसानों के नामांकन हेतु आयु सीमा क्या है? तो ये 18 से 40 वर्ष की गई है। ऑप्शन बी। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। सही है। फिर यह एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। ये भी सही है। अब देखो उड़ान योजना जो है वो क्या कहे था कि उड़ान योजना जो है वो क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है, क्योंकि यह एयरलाइन को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। तो ये तो सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके। डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन कौन सी योजना करती है? तो ये आईपीबी करती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये इसकी योजना का समर्थन करती है। अब क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की हालिया आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा के सुधारों को सही रूप से दर्शाती है? भारत उज्बेकिस्तान बीआईटी स्थानीय उपायों को समाप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। देखते हैं इसको। फिर राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक केवल स्मार्ट सिटी को रैंक करता है और निजी निवेश संकेतकों को बाहर रखता है। तो मैंने पहले बताया था केवल आ गया है, तो ये 90% तक गलत ही रहता है। ओके। और इसमें क्या था? भारत उज्बेकिस्तान बीआईटी स्थानीय उपायों को समाप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ तक बिना शर्त पहुंचने की अनुमति देता है। ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। ठीक, दोनों गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना कोष AIF किसके लिए सहायता प्रदान करता है? तो ये कृषि लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड चेन के लिए। ऑप्शन बी। अभिकथन इंडिया इंडस्ट्रियल लेड
बैंक GIC आधारित जानकारी प्रदान करता है, इसे खान मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। इंडिया इंडस्ट्रियल लेड बैंक अधिकारित जानकारी प्रदान करता है, इसे खान मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से गलत, सॉरी, एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल लेड बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है, इसे खान मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, नहीं, तो यहाँ पे केवल ए सही होगा। मिनट ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वस्त्र उद्योगों की एक विशिष्ट विशेषता को सही रूप से दर्शाता है? तो ये सही रूप से क्या दर्शाता है? पूरी मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर, ये दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली की लचीलापन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण हेतु कौन सी प्रमुख प्राथमिकता है? तो ये प्रमुख प्राथमिकता क्या है कि विद्युत ग्रिड का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 2024 में प्रारंभ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग का बढ़ावा देना, नहीं, एकल फसल खेती का समर्थन, नहीं, प्रोत्साहन के माध्यम से पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी होगा। ओके, कौन सा उर्वरक उद्योगों के संबंध में कौन सा कथन सही? भारत पोटाश आधारित उर्वरकों में आत्मनिर्भर है। यूरिया सबसे अधिक उत्पादित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। हरित क्रांति के बाद उर्वरक उत्पादन बढ़ता है। गुजरात और केरल उर्वरक उत्पादन में मामूली योगदान करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है? तो भारत पोटाश आधारित उर्वरकों में आत्मनिर्भर होता है, नहीं। यूरिया सबसे अधिक उत्पादित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, सही। हरित क्रांति के बाद उर्वरक में उत्पादन बढ़ा है, सही। गुजरात और केरल उर्वरक उत्पादन में मामूली योगदान करते हैं, मामूली योगदान नहीं करते हैं, अच्छा खासा योगदान करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन होगा। एक मिनट, 2 और 3 राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। ओके, भारत में कार्बन बाजारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वनोरोपण और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना द्वारा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किए जा सकते हैं। भारत ने एक घरेलू स्वैच्छिक कार्बन बाजार प्रारंभ किया है। कार्बन बाजार आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निगरानी में है, नहीं। एक मिनट, ये नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ओके, वो वाला सही था, ऑप्शन ए। फिर क्या है, जन्म और मृत्यु दर जैसे सांख्यिकी की आंकड़े घरों द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। फिर जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है और भारत के सभी भागों में हमेशा सटीक रूप से पालन किया जाता है। ऑलवेज तो होता ही नहीं है, आर गलत कर दो और ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, फिर ए सही है, आर गलत। ओके, ऑप्शन सी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु उद्योग के रूप में सही वर्गीकरण है? तो ये टूथपेस्ट है। लोहा और इस्पात नहीं, एल्यूमिनियम गलत नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु से और ये सब धातुओं में आ जाती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कौन सा सरकारी योजना और उससे संबंध नोडल मंत्रालय विभाग का युग्म सही है? PM आशा उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ई नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, PMKSY मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और रोड टैप वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे क्या है कि ई नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, PM आशा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फर्स्ट सेकेंड तो सही है। और फिर PMKSY गलत है, रूट टैप, देखो थर्ड तो गलत ही है। मिनट, तो यहाँ पे 1 to 4 ऑप्शन डी होगा। लेट मी चेक, ऑप्शन डी नहीं, एक मिनट,
पूछा क्या गया है, कौन सा युग्म सही है ना? तो पीएम आशा उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, ईना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, पीएम केशव, ये मतलब 2 और 3 सही है। ओके, फिर क्या है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम निवेशक स्वीकृतियों को समर्थन करता है। यह एक पृथक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम निवेशक स्वीकृतियों का समर्थन करता है, सही। यह एक पृथक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योगों की श्रेष्ठ परिभाषा है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त स्वामित्व में, ऑप्शन ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकी संक्रमण और प्रतिस्थापन स्तर के बीच संबंध में सही रूप से दर्शाता है? तो क्या है कि तीसरे चरण में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के समीप पहुंचती है। स्थिरीकरण तब होता है जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन से कम हो, उच्च से निम्न वृद्धि दर प्रतिस्थापन स्तर के अनुरूप होती है। प्रतिस्थापन उत्तर संक्रमण से असंबंधित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, तीसरे चरण में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के समीप पहुंचती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु इनमें से कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसमें से PKVY योजना लागू की गई है, परंपरागत कृषि विकास योजना। दिए कथनों और अपकथनों का कारण पढ़िए। वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संकेतकों ने असंगठित क्षेत्रों को बाहर रखा। असंगठित उद्यमों को देशों के बीच समान रूप से मापना कठिन होता है। तो एक मिनट देखते हैं फिर से। तो क्या है कि वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संकेतकों ने असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा क्योंकि असंगठित उद्यमों को देश के बीच समान रूप से मापना कठिन होता था। तो ये दो सही है, ये भी सही है, ये भी। और इसका सही रीज़न है क्योंकि लगा के अगर बन रहा है अच्छा सा तो उसमें पता चल जाता है कि ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, AR दोनों सही है, RA की व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट। अभिकथन ए और कारण को ध्यानपूर्वक। महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी, सही। यह माना गया कि ऐसे उद्योगों में निवेश करने से दीर्घकालिक विकास क्षमता का निर्माण होगा, सही। अब रीज़न देखना है सही है या नहीं। महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी क्योंकि यह माना गया कि ऐसे उद्योगों में निवेश करने से दीर्घकालिक विकास क्षमता का निर्माण होगा। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा, AR दोनों सही है, RA की व्याख्या करता है। ओके, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें क्या है कि भारत के अकार्बनिक रसायनों का उत्पादन केवल उत्तरी राज्यों में केंद्रित है, गलत। क्योंकि केवल आ गया, ऐसा तो है नहीं, उत्तरी राज्यों में ही केंद्रित है। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडा ऐश उर्वरक, डिटर्जेंट और कांच के उत्पादन में महत्वपूर्ण रसायन है। तो R सही है। तो अब देखते हैं, एक मिनट, ऑप्शन ए गलत है, R सही है। ठीक है, तो क्या है, AR दोनों सही है, RA की व्याख्या करता है, गलत। AR दोनों सही, RA की व्याख्या नहीं करता, गलत। A सही है, R गलत, गलत। A गलत है और R सही, ऑप्शन D हो जाएगा। ओके। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण करना है। तो मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है, सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक जिले में 75 तालाब का निर्माण करना है, सही। अब देखिए, अब मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण करना है। तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक खुशी सूचकांक में भारत की रैंक अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से कम है, सही है। भारत की प्रति व्यक्ति GDP दक्षिण एशिया में सबसे कम है, गलत। तो यहाँ पे AR दोनों से RA की व्याख्या करते हैं, गलत। बोथ AR रूट ट्रू, R डज नॉट एक्सप्लेन, गलत। तो B भी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो AR दोनों सही है, RA की व्याख्या नहीं करता है, नहीं। A सही है, R गलत है। ओके, A सही है, R गलत है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। GST परिषद का गठन ये 101 में और सॉरी ये 2017 के आसपास हुआ था।
ये भी संविधान, ये मैंने पॉलिटी में इसका क्वेश्चन कराया हुआ है, पॉलिटी में शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन ही इसका है। ओके, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट करती हूँ। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में औद्योगिकी की अनुसूची ABC में वर्गीकृत किया। इसका उद्देश्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों की पहचान करना था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में औद्योगिक ABC में वर्गीकृत किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों की पहचान करना था, सही है। और अब देखिए इसका रीजन पता करना है, तो देखिए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों की अनुसूची ABC में वर्गीकृत किया क्योंकि उसका उद्देश्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों की पहचान करना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण की कौन सी योजना बढ़ावा देती है? तो ये देती है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ओके, ऑप्शन बी। अब देखते हैं TIIS, निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये निर्यात अवसंरचना का विकास। ऑप्शन ए। खुशी सूचकांक में राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन शामिल है। यह सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो खुशी सूचकांक जो है राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन शामिल है, सही है। यह सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित होता है, नहीं। ये जो सूचकांक है ये UNDSDN के द्वारा शायद प्रकाशित होता है। एक मिनट, UNDSDN ही होगा। ये जो है ये UNSDSN के द्वारा प्रकाशित होता है। ओके, तो यहाँ पे आर तो गलती हो गया। यहाँ पे देखते हैं, AR दोनों नहीं, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। ओके, योजना काल के दौरान भारत ने आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई। इसका उद्देश्य नवोदित घरेलू उद्योगों के विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। तो योजना काल के दौरान भारत ने आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई, सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य नवोदित घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन संभावना सीमा PPF अर्थव्यवस्था के समकक्ष आने वाले त्याग और अवसर लागत को दर्शाती है। PPF का उपयोग सरकार के कुल राजस्व और व्यय के आकलन के लिए किया जाता है। तो उत्पादन संभावना सीमा अर्थव्यवस्था के समकक्ष आने वाले त्याग और अवसर लागत को भी दर्शाता है, और PPF का उपयोग सरकार के कुल राजस्व और व्यय के आकलन के लिए किया जाता है। नो 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 नो, तो यहाँ पे ये गलत है। उसका राजस्व, कुल राजस्व व्यय के आकलन के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ओके, केवल कथन ए सही है। फिर क्या है, सरकार का आकार से संबंधित 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा मूल्यांकित एक प्रमुख घटक है। तो ये प्रमुख घटक क्या है? सरकारी व्यय स्तर। ऑप्शन बी। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया? द्वितीय। प्रथम में क्या था कि कृषि पर ध्यान दिया गया था, कृषि पे। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक उदारीकरण मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्राथमिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों में ये मतलब असर देता है। 1991 के सुधारों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। उदार व्यापार नीति से निर्यात और पूंजी प्रवाह दोनों बढ़े थे। तो दोनों सही हैं। और 1991 के सुधारों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया, क्योंकि उदार व्यापार नीतियों से निर्यात और पूंजी प्रवाह दोनों बढ़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, यदि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है और परिणामस्वरूप मांग की कीमत 20% घटती है, तो मांग कैसे वर्गीकृत होगा? तो मांग जो होगा वो लोचदार होगा, क्योंकि आपने कीमत 10% बढ़ा दी ना, और मांग 20% बढ़ गई, तो मांग लोचदार होगा।
ऑप्शन ए अभिकथन 2010 के बाद भारत का मानव विकास सूचकांक उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ। फिर विश्व कार्य प्रणाली में वैश्विक स्तर पर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया। तो सही तो दोनों हैं, बट अब रीज़न देखते हैं क्या होगा इसका रीज़न होगा या नहीं। तो 2010 के बाद भारत का मानव विकास सूचकांक उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ क्योंकि कार्य प्रणाली में वैश्विक स्तर पर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया। नहीं, बन नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों से ही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। भारत के प्रारंभिक योजना काल का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम होने का प्रयास किया। तो भारत के प्रारंभिक योजना काल का एक प्रमुख उद्देश्य निर्भरता था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे ए सही है क्योंकि ए आर दोनों से ही आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, कौन सा स्विस आधारित बिजनेस स्कूल वार्षिक शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है? तो ये IMD बिजनेस स्कूल है। IMD बिजनेस स्कूल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये औद्योगिक स्वीकृतियों को सुगम बनाना। तो ये बी जो है वर्णन करता है। महालनोबिस मॉडल का उपयोग किस योजना में किया जाता है? तो महालनोबिस जो मॉडल है इसका उपयोग जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ठीक, 1991 के भुगतान संतुलन संकट में किसकी कमी शामिल थी? वाटर, जल, बिजली, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा की जो थी वो कमी थी, ऑप्शन सी। 1991 में भारत के को राहत ऋण के लिए IMF और विश्व बैंक से संपर्क करना पड़ा। सही है। विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए थे कि वे मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात पर वित्त पोषित कर सकते थे। दोनों सही है। अब देखते हैं 1991 में भारत को राहत ऋण के लिए IMF और विश्व बैंक से संपर्क करना पड़ा था क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए थे कि वे मुश्किल से 2 सप्ताह से आयात को वित्त पोषित कर सकते थे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पहल अपने क्षेत्रीय फोकस के संदर्भ में अन्य से भिन्न थी? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। ओके, ऑप्शन डी। फिर क्या है, 3 वर्षों के क्रियान्वयन के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया ICTA के रणनीतिक प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर दर्शाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कृषि वस्तुओं पर सभी शुल्क हटा दिए। नहीं। मुख्यतः पुराने क्षेत्रों को लाभ हुआ। नहीं। 14% निर्यात वृद्धि और नए वस्तुएं जोड़ी गई। सही। पारस्परिक सुरक्षा खरीद को शामिल करता है। नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। विकसित और विकासशील दोनों देशों में सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आर्थिक भूमि है? तो क्या है कि केवल निजी कंपनियों का नियमन। नहीं। केवल निर्यात। नहीं। तो कानून बनाना और न्याय प्रदान करना। मुद्रा विनिमय में संलग्न होना। ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी होगा इसका। फिर क्या, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन ए। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन ए। ओके, फिर क्या है, वैश्वीकरण के कारण भारत में असमानता बढ़ी। सही। विकास असमान रूप से वितरित हुआ जिसके मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग और सेवा क्षेत्र को लाभ मिला। तो ये दोनों सही हैं। और यहाँ पे इसका वैश्वीकरण के कारण भारत में असमानता बढ़ी क्योंकि विकास असमान रूप से वितरित हुआ और जिससे मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग और सेवा क्षेत्रों को लाभ मिला था। तो ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। विनिवेश में किसमें हिस्सेदारी बेचना शामिल होता है? तो ये सार्वजनिक उपक्रम में, सार्वजनिक उपक्रम में, ऑप्शन सी में। फिर क्या, जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। नहीं। स्थिरीकरण तब होता है जब प्रजनन दर शून्य हो। नहीं। स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म और मृत्यु दर लगभग समान हो। सही। स्थिरीकरण का अर्थ प्रत्येक दशक में 2 गुना होता है। नहीं। ऑप्शन सी होगा। ओके,
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के 2023 संस्करण में कौन सा नया तत्व शामिल किया गया? तो केवल स्थल आधारित परिवहन का मूल्यांकन नहीं, पर्यटन क्षमता के आधार पर रैंकिंग नहीं, बिग डेटा का उपयोग करने वाले संकेतकों को शामिल करता है। सही। निम्न आय व्यय व्यवस्थाओं को बाहर करता है। गलत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया? भूमि सुधार, वैश्वीकरण, श्रम कानून या स्वदेशी? तो यहाँ पे वैश्वीकरण। ऑप्शन बी। भारत में विनिवेश नीति की व्यापक रूप से आलोचना की गई। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाजार एकाधिकार बढ़ा। तो यहाँ पे क्या एकाधिकार बढ़ा? नहीं। और ऑप्शन ए। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नीति रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये आईपीआर के लाभों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं? तो ये उदासीनता वक्र होती है। ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र। किस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कौन सा वाशिंगटन सहमति का हिस्सा नहीं है? व्यापार उदारीकरण, राजकोषीय अनुशासन, निर्यात सब्सिडी, कर सुधार। तो निर्यात सब्सिडी जो है इसके वाशिंगटन सहमति का हिस्सा नहीं रही। 1991 में नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त कर दी गई। बढ़ते निजी क्षेत्रों को एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंसिंग पुनः लागू की गई। तो 1991 में नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दी गई। पुनः नहीं की गई थी, 1991 में ही की गई थी। तो ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। विकसित भारत @ 2047 दृष्टि के अंतर्गत सरकार किस वर्ष तक भारत में विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखती है? तो ये 2047 तक। ऑप्शन सी। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने दिनों की गारंटी रोजगार प्रदान किया गया है? तो ये था 100 दिन के लिए। ऑप्शन बी, 100। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अभी कहते हैं आय घटाने पर भी मानव विकास सूचकांक बढ़ सकता है। जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के सुधार आय में गिरावट की भरपाई कर सकते हैं। तो दोनों सही हैं। और क्या है, आय घटाने पर भी मानव विकास सूचकांक बढ़ सकता है क्योंकि जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में सुधार आय में गिरावट की भरपाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। फिर क्या है, तो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में सभी वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में एक वस्तु को मानना समग्र विश्लेषण को सरल बनाता है। सही। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों में सभी व्यक्तिगत वस्तुएं हमेशा समान रहती हैं, ऑलवेज नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन सी होगा। भारत के प्रारंभिक योजना काल में आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योगों का सही वर्णन करता है? कपास जैसे हल्के कच्चे माल का उपयोग करता है। हल्के उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। भारी वस्तुओं के उत्पादन हेतु भारी कच्चे माल का उपयोग करता है। तो ये ऑप्शन सी होगा। भारी सौंदर्य प्रसाधन और टॉयलेटरी का निर्माण करता है। नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रारंभ करने में किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र लघु और सीमांत किसानों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो ये 3000 दी जाती है। ऑप्शन सी। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक मुख्य रूप से किस देश की किसी क्षेत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है? तो ये करता है व्यापार और परिवहन लॉजिस्टिक्स। ऑप्शन बी। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? तो राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्ति घटा दी जाए
तो घाटा निकल आता है। ओके, ऑप्शन ए। तो पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना अवकाश का शब्द क्या था? तो पंचवर्षीय योजना में निरंतरता का अभाव, ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना सुधार पर केंद्रित कौन सी सरकारी पहल है? तो ये PMGSY, ऑप्शन बी। तो ये PMGSY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में गुणित वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमांत बचत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। तो देखिए क्या है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में गुणित वृद्धि होती है, सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमांत बचत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। तो क्योंकि तो ये दोनों सही है और एक की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में व्यवसाय शुरू करने के सर्वाधिक वोटेज दिया गया। व्यवसाय शुरू करना 10 मापदंडों में से एक था। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवसाय में शुरू करना सर्वाधिक वोटेज दिया गया और व्यवसाय ए शुरू करना 10 मापदंडों में से एक था। आर सही है। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है कि हरित क्रांति का समग्र सफलता के बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या है? तो क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था कि HIV सीड्स जो हैं इनकी उपलब्धता केवल संचित क्षेत्रों तक सीमित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की बिक्री में सार्वजनिक उपक्रमों का आंशिक स्वामित्व निजी हाथों में जाता है? तो ये आलम्पर माइनॉरिटी सेल होती है, जो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट के राजस्व खाते का अन्य नाम क्या है? तो ये राजस्व बजट होता है। एक मिनट, एक्सपेंडिचर, सॉरी व्यय नहीं, राजस्व बजट, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। IPR 1956 के तहत सरकार ने मौजूदा निजी उद्योगों के विस्तार के लिए भी लाइसेंस क्यों लागू की? नियत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए। तो उत्पादन को सरकारी, ऑप्शन बी, उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरकारी योजना आजीविका से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये ऑप्शन ए होगा, IGNOAPS। इसका मतलब होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, GDP ये पूरी कहानी नहीं बताता कि किसी देश के लोग वास्तव में कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये तो सही है, ऑप्शन ए तो सही है। चलो देखते हैं इसका कारण, क्योंकि इसमें क्षरण, प्रदूषण और वितरण जैसे कारकों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ए, ये भी सही है। तो ए आर दोनों से RA की व्याख्या करता है। ओके, ऑप्शन ए। 1960-90 के दौरान उर्वरक सब्सिडी को दोधारी नीति क्यों माना गया है? उन्होंने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया? नहीं। उन्होंने ग्रामीण रोजगार घटाया? नहीं। धनी किसान को लाभ मिला पर उत्पादकता बढ़ी, मतलब धनी किसानों को लाभ मिलने पर उसकी उत्पादकता बढ़ी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्या, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में नवरत्न शब्द किससे संदर्भित करता है? तो ये जो नवरत्न शब्द है वो स्वायत्त प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम, ऑप्शन बी से रिलेट है। फिर क्या है, देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना में समानता क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। फिर क्या, 1950 और 90 के बीच भारतीय कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन की विफलता को कौन सा कथन दर्शाता है? तो इसकी क्या, 65% जनसंख्या कृषि में बनी रहे। ये ऑप्शन डी जो है, 65% जनसंख्या कृषि में बनी रही। फिर क्या, मुद्रा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। असीमित परिवर्तन, निश्चित मूल्य रूपांतरण, मुद्रा प्रणाली विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आंतरिक राजकोषीय नीतियों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। केवल कथन एक सही है, क्योंकि असीमित परिवर्तन और निश्चित मूल्य रूपांतरण मुद्रा प्रणाली को विश्वसनीय को प्रभावित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आंतरिक राजकोषीय नीतियों को नियंत्रित करने हेतु बनाई गई थी। तो ये गलत है, ऑप्शन ए होगा। फिर क्या है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 में बंद कर दी गई। डेटा में हेरफेर के आरोप के कारण इसे निलंबित किया गया। तो यहाँ पे क्योंकि
विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 बंद कर दी क्योंकि डेटा के हेरफेर के आरोपों के कई से निलंबित किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए होगा। योजना काल में लाइसेंस नीति ने बड़े उद्योगी समूहों के उदय को कैसे प्रभावित किया है? तो उसने एफडीआई प्रभाव बढ़ाया, उसने बाजार प्रभुत्व लाइसेंस जमाकर प्रतिस्पर्धियों को रोकने की अनुमति की है, या फिर उसने ग्रामीण रोजगार बढ़ाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश के माध्यम से निजीकरण का अर्थ क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्णतः बंद करना, निजी निवेशकों को बॉन्ड जारी करना, सरकारी हिस्सेदारी को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से बेचना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? आयकर संग्रह, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश, भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण। तो भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर भारतीय योजना प्रणाली प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशीलता कैसे दर्शाती है? तो आलोचना के आधार पर मसौदे में संबंध, ऑप्शन सी जो है उस तरीके से दर्शाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मौद्रिक नीति को वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में वित्तीय मध्यस्थ आवश्यक है? सही है। वे एमपीसी द्वारा निर्धारित नीति दर के अनुसार ऋण और जमा दरों को समायोजित करते हैं? सही। तो ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। फिर 1956 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये समानता के साथ विकास करना, ऑप्शन बी। फिर किस योजना को कमांडिंग हाइट्स सिद्धांत पर आधारित 1956 की औद्योगिक नीति को प्रमुखता दी? तो देखिए 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर क्या वैश्वीकरण के संबंध में डब्ल्यूटीओ की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार नियम सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय क्यों बन जाता है? क्योंकि वर्तमान व्यय के लिए उधार को दर्शाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि वर्तमान व्यय के लिए उधार को दर्शाता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक मुख्यतः किस देश की किस क्षमता का आकलन करता है? तो ये पर्यटकों को आकर्षित करना, उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा का अनुकूल वातावरण प्राकृतिक। तो यहाँ पे क्या सांस्कृतिक नहीं, तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा का अनुकूल वातावरण बनाना, तो ऑप्शन बी। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प की प्रमुख विशेषता क्या थी? पूर्व निजीकरण, लाइसेंस प्रणाली समाप्ति, लघु उद्योगों पर जोर, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ऑप्शन डी। तो उदारीकरण का एक उद्देश्य फर्मों के प्रवेश और विकास में बाधाओं को हटाना है। लाइसेंस राज में उद्यमशीलता, स्वतंत्रता, बाजार स्पर्धा को सीमित कर दिया था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों है, और ये आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान को भी राजस्व व्यय क्यों माना जाता है? सरकारी ऋणों के माध्यम से खर्च, या फिर केवल निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करते, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRR और SLR की आवश्यकता बैंक के ऋण देने की क्षमता बढ़ाती है? तो ये देखिए क्षमता बढ़ाती है, तो ये गलत है। ये आवश्यकताएं बैंकों द्वारा जनता को दिए जाने वाले ऋण की राशि को घटाती। ये आवश्यकताएं क्या होती हैं कि बैंकों को द्वारा जनता को दिए जाने वाले ऋण की राशि को घटाती हैं। सही, तो आर सही है और एक गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो ये मोरारजी देसाई के समय शुरू की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प का केंद्रीय विषय क्या था? पूर्ण निजीकरण नहीं, आयात आधारित विकास रणनीति नहीं, अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स पर राज नियंत्रण, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1991 के सुधारों में स्थिरीकरण उपायों का प्रमुख अल्पकालिक उद्देश्य क्या था? तो इसका अल्पकालिक उद्देश्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और भुगतान संतुलन बहाल करना, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सौर पंपों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस रूढ़िवादी थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजारों के बारे में कौन सा कथन सही है? देश केवल वही उत्पादन कर सकता है जो वह उपभोग करता है, गलत। उपभोक्ता सीमित होती है, गलत। उपभोक्ता उत्पाद व्यापक विकल्प होते हैं, व्यापक विकल्प होते हैं, सही। केवल उत्पादों को लाभ होता है, गलत। तो ऑप्शन सी होगा, ओके, ऑप्शन सी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। फिर 1991 में सुधारों में भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए खुल गई, हाँ। फिर सरकार घरेलू बचत दर को तेजी से बढ़ाना चाहती थी, गलत। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी पूंजी प्राप्तियों की सर्वोत्तम परिभाषा होती है? तो ये क्या है, रिसीव्स क्रिएटिंग लिएबिलिटी रिड्यूसिंग एसेट्स, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यक्तियों के पास रखी नकदी लीकेज की तरह कार्य करती है, मुद्रा गुणक को घटाती है। एक मिनट, मुद्रा गुणक को घटाती है, सही, ठीक। आरबीआई के पास बैंकों द्वारा रखे अधिक भंडार मुद्रा गुणक होते हैं, मुद्रा गुणक बढ़ाते हैं, नहीं। उच्च सीआर बैंकिंग प्रणाली की मृदा सृजन क्षमता घटाता है, सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। एक मिनट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लीड क्या थी? लीड योजना जो थी, लीड बैंक योजना जो है ये 1969 में शुरू की गई थी, ऑप्शन ए, 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत के समाजवादी समाज की नींव रखी? तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी। 1991 के बाद किन क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया? तो ये टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी। विदेशी व्यापार पर समष्टि मांग पर प्रभाव संबंधी कथनों पर विचार करें। भारतीय उपभोक्ता द्वारा आयात समष्टि मांग को घटाने वाली लीकेज है, भारत से निर्यात समष्टि मांग को बढ़ाने वाला इंजेक्शन है, तो दोनों सही है, ओके। फिर क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो वो एग्रीकल्चर पे है, ओके। नेक्स्ट, WTO देशों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करता है, सही। यह देशों के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए मनमाने प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, गलत। तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी होगा। फिर सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के मांग के नियम का सही वर्णन कीजिए। तो ये क्या है कि ए प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, कैटरीज पैरेप्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सरकार की राजस्व प्राप्तियों पुनर्भुगतान का कोई भार नहीं होता है, क्योंकि ये आय वापस नहीं की जाती और सामान्यतः कर नियमित प्रवाह से आती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, ऑप्शन ए। भारत की पंचवर्षीय योजना का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ये PC महालनोबिस को कहा जाता है, ऑप्शन डी। महालनोबिस रणनीति के अनुसार विकास मुख्यतः किसमें निवेश द्वारा संचालित होना चाहिए? तो ये पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी। 1991 की आर्थिक नीति सुधारों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी, ओके। फिर क्या है, किस प्रभाव में दूसरों द्वारा उपभोग करने के कारण किस वस्तु की मांग घट जाती है? तो ये स्नो प्रभाव जो होता है उसके द्वारा मांग घट जाती है, ओके, ऑप्शन ए। ग्रामीण शहरी संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अक्सर प्रतिस्पर्धा में होते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र परस्पर पूरक होते हैं, व्यापारिक संबंधों द्वारा वस्तुओं का निरंतर आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे फर्स्ट तो गलती होगा, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र परस्पर पूरक होते हैं, व्यापारिक संबंधों द्वारा वस्तुओं का निरंतर आदान प्रदान, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड। तो देखते हैं ये किस में है, सेकंड और थर्ड। तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी, सेकंड एंड
थर्ड। ओके, एलपीजी सुधारों में पी का अर्थ क्या है? तो ये प्रिवाइटाइजेशन, निजीकरण। ओके, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, आधुनिक मुद्रा प्रणाली का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो ये इसमें क्या है, मुद्रा सीधे सोने में परिवर्तित नहीं होती हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति जो थी, हरित क्रांति तो ये 33 पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो ये 33 पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1951 के बाद उर्वरक सब्सिडी में कमी से कौन सा क्षेत्र प्रभावी होता है? तो ये कृषि क्षेत्र जो है वो प्रभावी होता है, हुआ। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौती क्या है? पर्याप्त वित्त की कमी, जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना, स्थानीय समुदायों की समिति भागीदारी, मजबूत निगरानी का अभाव। तो यहाँ पे होगा जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए। सरकारी बजट प्राप्तियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आयकर और सार्वजनिक उपक्रमों को लाभांश को राजस्व प्राप्ति माना जाता है। सही। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश भी राजस्व प्राप्ति है। गलत। तो यहाँ पे केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी योजना 1980-85 का उद्देश्य क्या था? रक्षा विस्तार, तेज औद्योगिकीकरण, गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण। तो ये ऑप्शन सी। ओके, क्या है, वैश्वीकरण के कारण भारत में सेवा आउटसोर्सिंग बढ़ी है। सही है। भारत विदेशी कंपनियों को उच्च लागत और निम्न कौशल सेवाएं प्रदान करती हैं। गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। फिर क्या, अर्थशास्त्र की अभाव परिभाषा किसने लिखी थी? तो ये लॉयन रॉबिन्स ने। ऑप्शन डी। महिला स्वयं सहायता समूहों में वित्तीय सहायता देने वाली योजना कौन सी है? राष्ट्रीय महिला कोष, दीनदयाल अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला ई हॉट। तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए है, महिला स्वयं सहायता वित्तीय सहायता देने वाली योजना, तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ऑप्शन बी होगा। ओके, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का मुख्य फोकस क्या था? तो ये मुख्य फोकस था गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी। गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण। तो ऑप्शन सी। एफडीआई किस सुधार स्तंभ का भाग है? तो एफडीआई जो है वो वैश्वीकरण का भाग है। सी। वाई नेशंस फेल्स के सह लेखक डेरान अचेमोग्लू के साथ कौन है? तो ये जेम्स रॉबिन्सन। ऑप्शन सी। आधुनिक मुद्रा प्रणालियों का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो ये ऑप्शन बी करता है, करेंसीज और नॉट रेडली कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड। ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति किस योजना में शुरू की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ओके, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई? तीसरी। कितनी बार रिपीट हुआ है भाई? ऑप्शन सी। 1991 के बाद उर्वरक सब्सिडी घटने से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो ये एग्रीकल्चर। ये भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, ओके, अप्रत्याशित प्राकृतिक जोखिम से फसल क्षति पर व्यापक बीमा सुरक्षा। सही। सभी किसानों के लिए नामांकन अनिवार्य नहीं। किसानों की आय स्थिर करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। सही। सभी फसल और राज्यों को में प्रीमियर दर समान नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर क्या है, पीएम किसान मोबाइल ऐप किसमें सहायता करता है? तो ये भुगतान की स्थिति जानने में। ऑप्शन बी। किस विकल्प में फर्म का एक ब्रेक इवन बिंदु दर्शाया जाता है? तो ये जो है दर्शाया जाता है ऑप्शन बी में, कुल राजस्व जो होता है वो कुल लागत के बराबर होता है। ऑप्शन बी। किस योजना अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो ये 1966 से 1969 के बीच लगाई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ओके,
भारत में चीन औद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, सही। 1 मिनट, ऑप्शन ए। गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत प्रथम है, सही। चीनी उद्योग हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, गलत। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 60% चीनी मिली है, गलत। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। फिर क्या अभिकथन औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति ने लघु उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दिया? नहीं, इसने नई फर्मों के लिए प्रवेश बाधाएं पैदा की और रेट सिंकिंग व्यवहार को जन्म दिया, सही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अब मैं कोई नेक्स्ट रेस देखती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो अभी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसकी एनालिसिस 11 फरवरी के बाद आपको करवा दूँगी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी तैयारी करनी है। उसके बाद में इस वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।